हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। ये आपका क्लास 7th का एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी वाला। और इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं। ये आपका 3rd चैप्टर होने वाला है और ये इसकी प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना दी है। इससे पहले मैंने क्लास 6 का कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पीडीएफ्स हैं आपके लिए, और जो भी आपकी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहता है। और ये आपका एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो आपका टीआरई 3 हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, और टीआरई 3 क्या आपका 2 1 वाला भी सभी में आपके एनसीईआरटी पूछी जाती है। इसके आपका जो पूछे गए क्वेश्चन है उसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो क्लास 7 की एनसीईआरटी हमारी बदलती पृथ्वी, यही चैप्टर आज मैं कराने वाला हूँ। 3rd चैप्टर है, ये सिस्मोग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ में दिया गया, मैं आपको चैप्टर भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ इसमें। नेक्स्ट आपका देखिए, वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो क्लास 7 का ही एनसीईआरटी वायु चैप्टर है, 4th चैप्टर, 21% होता है। तो ये आपका इसमें दिया गया है, देखिए डायग्राम में बना हुआ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपको इस एनसीईआरटी से क्लास 7 की एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे वो देख लीजिए आप। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ये आपके क्लास 7 का ही है ज्योग्राफी, वायु चैप्टर से समताप मंडल में उड़ता है वायुयान। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ये है आपका पर्यावरण के लिए किससे खतरा होता है? तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 का ही है पर्यावरण, जो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि, देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिया गया। और इसके एमसीक्यूज के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिएगा तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो उसमें मैंने सारे एमसीक्यूज क्लास 6 7 8 9 10 के एक बुक का मैंने पूरा वन शॉट रिवीजन कराया हुआ है, पूरा वन शॉट बुक। नेक्स्ट है कि ये आपका सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। तो ये एनसीईआरटी 7 का है, रेगिस्तान में जीवन, और चैप्टर नंबर 10 है ये। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका 3rd चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। और ये जो मैंने प्रूफ दिखाए थे, केवल आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, और ये क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैंने आपको बताया। और आप जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो एनसीईआरटी का ही जो तथ्य होते हैं वो मान्य होते हैं। देखिए इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ते हैं इसमें। देखिए, स्थलमंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो आपकी स्थलमंडल है, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाए थे। जो आपका जैव मंडल है वो तीन जो मंडल है उनसे मिल के बना है, जलमंडल, वायुमंडल और ये आपका स्थलमंडल। तीनों को मिला के बोलते हैं जैव मंडल, जिसमें आपका जीवन होता है। तो देखिए ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिससे स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक में लिखे होते हैं तो इन पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ये आपकी जो प्लेटें होती हैं, जैसे हम एक यूरेशियन प्लेट में रहते हैं, तो ये आपकी प्लेटें होती हैं कई सालों में कुछ मिलीमीटर का इन पे डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये आपका जो होता है ये पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। तो ये आपके जो महाद्वीप वगैरह हैं, ये इनकी प्लेटें होती हैं, ये गति करती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। तो आपका इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो आपकी गति होती है पृथ्वी, तो इसी सतह से क्या होता है, इसी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके जो बल होते हैं आपके आंतरिक भाग में, जैसे आपका जो सियाल सीमा निफे वाला आपका पार्ट मैंने कराया था, मेंटल कोर वाला, तो उसमें आपके जो अंदर होता है, जो अंतर्जनित बल होता है, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं इसे। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल बोलते हैं, या एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो आपका अंतर्जनित वाला जो अंदर होता है, और बाहरी जो होता है आपका बहिर्जनिक होता है, एक्सोजेनिक फोर्स होता है। देखिए, अंतर्जनित जो बल है कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये आपका अंतर्जनित बल होता है, ये इसमें क्या होती है, आकस्मिक गतियां होती हैं, अचानक गतियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, आपका भूकंप आता है, ज्वालामुखियां होती हैं, और इससे काफी हानि होती है मानव जाति को। जैसे कि इसमें आपका थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बताया गया। देखिए पृथ्वी की गतियां कैसी होती हैं आपकी। तो ये देखिए आपका अंतर्जनित बल, और एक दिया बहिर्जनित बल। जो अंतर्जनित बल होता है इसमें आकस्मिक जो बल होता है, इसकी वजह से क्या आता है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, भूस्खलन होता है। और आपका पटल विरूपण बल होता है, ये आपका पर्वत निर्माणकारी बल होता है।
नेक्स्ट आपका देखिए बहिर्जनित बल जो बाहर आपके उत्पन्न होता है, ये अपर्दन और निक्षेपण के इसमें होता है। देखिए इसमें क्या होता है, नदी का बहता जल होता है, पवन होती है, समुद्री लहरें और हिमनद। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉक्स में जो दिए होते हैं कुछ ये आपके टॉपिक्स, इन्हें जरूर पढ़ा कीजिए, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। देखिए एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रखकर इसमें एक क्रियाकलाप दिया है, तो बीकर का तिपाई पर रखकर गर्म करें। तो जल में गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के कारण साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और क्या होता है कि ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो ये आपका एक क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया। ये आपका मैग्मा है, ये आपका जैसे प्लेटें हैं, ये आपकी गति करती हैं। मैग्मा जो आपका है इसके पिघले हुए पिघला जो होता है, इसी वजह से आपकी ये गति करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, जो स्थलमंडलीय प्लेट होती हैं, ये भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थलमंडलीय प्लेटें क्या होती हैं, तो ये आपकी इसमें क्या होता है कि आपके महासागर और ये महाद्वीप जो भी है वो इस पे रखे होते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपका पैराग्राफ है, देखिए ज्वालामुखी के बारे में, और इससे क्वेश्चन भी आता है। जो आपका ज्वालामुखी भूप्रपटी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो आपका जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके इसमें क्रेटर होता है, तो वहां से छिद्र से क्या निकलता है, इसमें पिघला हुआ मैग्मा निकलता है। देखिए यहाँ पे क्रेटर का माध्यम दिखाया गया है इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए गैस और राख के यहाँ से टीले से निकलता है, और ये आपका क्रेटर होता है, इसका मुख होता है। ठीक है, ये निकास दिया गया वेंट वाला, और ये आपका लावा। तो इस तरीके से लावा निकलता है। ठीक है, और ऊपर वाले भाग से क्या निकलता है, गैस एवं राख निकलती है। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया मैग्मा जो कोस्ट है, और इस यहाँ पे दिखाया गया आपका ये परपटी मेटल कोर। ठीक है, ये परपटी होता है ऊपर वाली भाग, फिर मेटल और फिर कोर होता है। ठीक है, तो आपके पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, इस तरीके से आप जान सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको अच्छे से बताया था जो आपका पिछला चैप्टर था। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जनित जो बल थे, तो देखिए एंडो मीन्स होता है अंदर, तो एंडोजेनिक यानी अंतःजेनिक, तो इसे बोलते हैं एंटीजेनिक। और एक्सो मीन्स बाहर, और ये उत्पत्ति जेनिक से जोड़ गए, तो ये होता है एक्सोजेनिक। ठीक है, तो इसमें काफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख सकते इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया गया, स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो आपकी बताया था मैंने इससे पहले, अभी पॉइंट था इसमें, स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं, उसकी गति से क्या होती है, कंपन होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक उद्गम केंद्र और आदि केंद्र काफी पूछा जाता है वोल्केनो में। देखिए आपका जो जहां से आपका कंपन आरंभ होता है उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को आदि केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब भूकंप आता है तो आपका आरंभ होता है उद्गम केंद्र से, और जब पहुंचता है आपके भू प्रॉपर्टी पे तो उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। जहां पे भी पहुंचेगा तो उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि आपका जैसे यहाँ पे बना हुआ और ये आपका उद्गम केंद्र है, तो अधिकेंद्र यहाँ बनेगा आके, तो जितना दूर होगा उतना ही इसमें आपकी जो है तीव्रता उसकी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए आपने पढ़े होंगे एल तरंगे, और इस जो आपके आती हैं लैटिट्यूड तरंगे। देख सके ये आपका क्रियाकलाप दिया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी देख सके ये देखिए आपका ये जो आप लिखा होता है क्या आप जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। भूकंपीय तरंगे की 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया एल तरंगे, पी तरंगे, और ये आपका एल तरंगे जो होती है, सॉरी पी तरंगे इसे अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं, और एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है आपकी ध्वनि तरंगे जो होती है उसे अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका अनुप्रस्थ तरंग, इसे प्रकाश जो होता है आपका वो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है एल तरंगे, इसे लव तरंगे बोलते हैं, ये पृष्ठीय तरंगे होती हैं। तो 3 तरह की तरंगे होती है आपकी। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आप इसे अलग से पढ़ सकते हैं वोल्केनो में, ग्राम के माध्यम से बताया गया। आपका ये अधिकेंद्र है, सॉरी उद्गम केंद्र, जहां से आपका भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और ये आपका अधिकेंद्र होता है, जहां पे सबसे पहले पहुंचता है वो आपका अधिकेंद्र होता है। ये आपकी प्लेट की सीमा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचता है। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। इस तरीके से जितना दूर जाएंगे उतना ही इनका जो तीव्रता होगी वो कम होती चली जाएगी। तो एक प्लेट के माध्यम से आपको बता दिया गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
और वीडियो जो है आप अगर देखते हैं या आप इसकी पीडीएफ पढ़ते हैं तो 2 बार जरूर देखें। ठीक है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार न हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो आपके ये सिस्मोग्राफ से मापते हैं इसे, और पहले से ही अब पता चल जाता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों को सबसे पहले इनका अध्ययन होता है, इन्हें पता चल जाता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। तो ये आपके कुछ जो आपके अंतर दिखते हैं जो आपके प्रकृति में है, इसमें भूकंप जब आता है तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, और जब भूकंप आता है तो एक रेडन गैस उत्पन्न होती है, तो आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। तो देखिए ये आपके भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, तो ये आपका देखिए भुज में आया था आपका भूकंप 2001 में। ठीक है, 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप नोट किया गया था। और भुज में ये देखिए आपका स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका हुई थी। भुज में निराशाजनक राहत थी। भूकंप 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल आदि दवाएं न पहुंचाने के कारण हालात जो थे चिंताजनक थे। भुज की तबाही, या देखिए फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें तथा सभी अवरोधित हो गए थे। तो इसमें आपको बताया गया कि आपके भूकंप आने के बाद में क्या क्या हानियां होती। शहर में आग लगी थी, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने से इसमें क्या होता है, कई कई जगहों पे आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रपति ने क्या करा था, आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से क्या अपील थी, तो गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो ये आपका देखिए जब ऐसा होता है तो पूरे देश से इसमें चंदा भी मांगा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में ये देखिए भूकंप का दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका भूकंप, ये भी आपका मैंने दिखाया था क्वेश्चन जो आया होता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी बोलते हैं, इसे सिस्मोग्राफी बोलते हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो, और क्वेश्चन आपका देखिए इंग्लिश में जरूर पढ़ा कीजिए इसमें। और इसमें देखो भूकंप की तीव्रता जो होती है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो ये एक स्केल होती है, जैसे आपके पास एक पटरी होती है तो इस तरीके से आपकी एक स्केल होती है इसमें। और जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, यानी मतलब नॉर्मल होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, मतलब ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है। और जिस भूकंप की तीव्रता जो होती है 6 अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत विशालकारी या शक्तिशाली होता है। और जिसका तीव्रता 7 से भी अधिक होती है ये आपका सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो ये 6.9 का था, यानी कि आपका ये एक बहुत शक्तिशाली आपका भूकंप था। तो देखिए आपका ये रिक्टर आपका भूकंप लेखिए, ये आपका सिस्मोग्राफ है और ये रिक्टर स्केलें होती हैं इस तरीके से। तो इसमें आपके अंक लिखे होते हैं। देखिए भूकंप से बचाव की तैयारी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बच्चों वाले क्रियाकलाप वगैरह है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य स्थलाकृतियां हैं आपकी। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ये आपके अपर्दन के बारे में बताया, और ये आपका अपर्दन काफी पूछा जाता है। तो अपर्दन को रोकने के क्या रोकथाम होनी चाहिए, तो अपर्दन को रोकने के लिए आपके जो होता है वृक्ष आपको लगाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। देखिए कि नदी के कार्य, ये आपका देखिए मूल जो आपकी स्थलाकृतियां थी मैंने आपको बता दी, और आप इसे 1-2 बार पढ़िएगा जरूर चैप्टर को। नदी के कार्य, तो नदी के कार्य देखिए, नदी जल से सदृश जो आपकी दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये आपका जलप्रपात बनता है। तो ये हुंडरू जलप्रपात जैसे आपका बना हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जलप्रपात होता है, एक तरीके ऐसे निकलना जैसे झरने टाइप के होते हैं। तो ये देखिए कठोर शैल है, फिर जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल है, तो ये आपके कट जाग लग जाते हैं इसमें, तो ये आपका बनता है जलप्रपात। नेक्स्ट देखिए, ये आपका यहाँ पे दिया गया एक पॉइंट है। देखिए विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं, छोटे छोटे। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में एंजल जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने आपके बॉक्स में दे दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
तो दुनिया का सबसे मतलब ऊंचा जो जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपका है वेनेजुला में एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में आपका हो गया कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ से एक नदी निकलती है, शायद नील की सहायक कोई नदी है, वहां से विक्टोरिया जलप्रपात से ही निकलती है। तो देखिए ये नियाग्रा जलप्रपात है, सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका में। देखिए अगला पैराग्राफ देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार जो मार्ग होता है इस पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प लताएं जैसे होती हैं, तो इसे विसर्प कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विसर्प जो होता है वो उसे नदी के किस भागों को बोलते हैं, तो जो आपके बड़े बड़े मोड़ होते हैं उसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन होता है एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट भी हो गया। देखिएगा जो इससे क्या होती है, एक आपका जो होता है विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, इससे क्या बनता है आपका चाप झील बनती है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप क्या होता है निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का इसमें निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ जो होती है बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा ये पॉइंट, जो आपके नदी के उत्थित तटों को क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और इसकी आपकी सहायक नदियां होती हैं इसमें जुड़ जाती हैं। तो ये आपका देखिए दिखाया गया एक नदी का रूप दिखाया गया। तो ये आपका देखिए जैसे ये कट गया तो ये आपकी चाप झील बन जाती है। ठीक है, अलग से ये अगर निकल जाती है इधर नदी यहाँ से घूम जाती है और ये वाला हिस्सा निकल जाता है तो ये आपकी चाप झील कहलाती है। नेक्स्ट देखिए अगला आपका पैराग्राफ है, देखिए जिनको वितरिका कहते हैं, जो आपकी ये निकल जाती है इसे क्या बोलते हैं, वितरिका। यहाँ पे देखिए पॉइंट, ये अनेक धाराओं में जब विभाजित हो जाती है तो आपकी क्या कहलाती है, तो ये वितरिका कहलाती है। ठीक है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो अपने देखा हो सुंदरबन का डेल्टा आपका विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं, तो आप यही बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वितरिका दिखाएगी डेल्टा कैसे बनता है। जैसे आपका मुख्य नदी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इसकी जो चाल होती है वो धीमी हो जाती है, काफी दूर से आती है और ये क्या होता है अपने अपने ये जो शाखाओं में बढ़ जाती है, तो इसे वितरिका बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिए गए समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, देखिए समुद्री गुफा बन जाती है, तटीय मेहराब बन जाते हैं, इससे आपका पानी अर्पण निकल जाता है, स्टैग बन जाते हैं अलग से जो खड़े होते हैं ये आपके पत्थरों के चट्टाने। देखिए समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, जबकि तरंग होती है तरंगे या अपर्दन और निक्षेपण की तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, तो दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो आपके भाग होते हैं, देखिए उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु, जो आपका उठा हुआ भाग होता है इसे समुद्र भृगु कहते हैं। ये आपका देखिए समुद्री तंगे किनारे पर अवसाद जमा, आपके समुद्री तंगे जो होती है किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समुद्र भृगु स्टैग हो गया, तटीय मेहराब, इसमें आपको डायग्राम में दिया गया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। समुद्री गुफा हो गई। नेक्स्ट अगला आपका जो पैराग्राफ देखिए हिमनद के कारण, जो हिमनद होता है अथवा हिमानी बर्फ की नदियों द्वारा नदियों होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। गुलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं।
हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और ये जो निक्षेप होते हैं ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया हिमनद के, ये आपके डायग्राम में बताया गया हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट अगला पवन के कार्य। तो ये आपका लास्ट आपका पैराग्राफ है। देखिए पवन क्या था, तो अपने देखिए रेगिस्तान में जो आपके ये देखिए ये बालू के टिब्बे भी बनते हैं यहाँ पे रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख जो कारक है, ये रेगिस्तान में आप एक छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। तो देखिए आपका जिन्हें क्या बोलते हैं, छत्रक शैल बोलते हैं। ठीक है, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ियां बनाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा। देखिए इसके चैप्टर के बाद आप एमसीक्यूज जरूर लगाया कीजिए, और एमसीक्यूज मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएगी आपको क्लास 7 का वन शॉट में पूरा एक बुक का एमसीक्यूज और जो भी है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है तो सब मिल जाएंगे आपको। देखिए आपका ये क्या कहलाता है, बालू का डिब्बा। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसे क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोस 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 कहते हैं। ठीक है, चीन में विशाल लोस निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर देखिए कंप्लीट हो गया, और ये देखिए बालू के टिब्बे बताए गए, तो इस तरीके से बालू के टिब्बे बनते हैं। ठीक है, जहां जहाँ पे आपका ये ढलान होती है इस तरीके से। ठीक है, और ये ऊंचाई पे बन जाते हैं, और इसके मैंने एमसीक्यूज पहले से करा दिए, क्वेश्चन आंसर जो भी है आप देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट के लिए आप मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना दी है पहले से ही, और आपका जो एनसीईआरटी सीरीज है वो मैंने टीआरई 4 तक आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं टीआरई 4 के लिए, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।